नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला के 28वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के विषय में परिचर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा व्यवस्था भारत की जो है, इसके बारे में हम विगत कालांश से चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में, यूजीसी के विषय में चर्चा किया था और आज एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विषय में परिचर्चा करेंगे। मित्रों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसके मानक के निर्धारण के लिए पूरे भारत में जो अध्यापक नियुक्त होने हैं माध्यमिक विद्यालय में और विद्यालय में, महाविद्यालय में, उनकी योग्यता के निर्धारण के लिए मानक बनाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर दो मुख्य अंतर है अध्यापक शिक्षा परिषद में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक अकादमिक संस्था है, अर्थात एकेडमिक लेवल में एकेडमिक स्तर जो अकादमिक डिग्रियां दी जाती हैं उनसे संबंधित सभी मानक को निर्धारण करने के लिए, अध्यापकों के नियुक्ति के लिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए इत्यादि चीजों के लिए उत्तरदायी था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वहीं पर ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है वो अध्यापक शिक्षा के गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उत्तरदायी है और ये संपूर्ण भारत में चाहे माध्यमिक स्तर हो, उच्च माध्यमिक स्तर हो, प्राथमिक स्तर हो या पूर्व प्राथमिक स्तर हो, सभी स्तरों पर अध्यापकों की क्या योग्यता होनी चाहिए, उनको किस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन की होनी चाहिए, क्रियाकलाप उस प्रशिक्षण के दौरान क्या होना चाहिए और अध्यापक बनने के बाद उनकी कार्य योजना कैसी होनी चाहिए, इन समस्त विषय वस्तुओं के बारे में परिचर्चा करता है, मानक निर्धारित करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है और पाठ्यक्रम तक प्रदान करने का कार्य करता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। संक्षिप्त में इसको एनसीटीई के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई या इसका फुल फॉर्म देखिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछते समय इसका पूरा नाम पूछ देता है। ऑफ में और फॉर में अंतर हम नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। इसका पूरा नाम एनसीटीई का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं है, ये आप स्पष्टतः ध्यान रखेंगे। यह भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक अर्थात संविधान में जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली के तहत स्थापित संस्था, इसीलिए इसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के जो 73 से 93 तक 20 वर्षों तक फैली रही अपनी क्रियाकलाप में, उस अधिनियम के तहत 17 अगस्त 1995 में की गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही तिथियां आती हैं अगर आपकी परीक्षा में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, 1973, 1993, 1995, ये तीनों रहता है तो आप बेहिचक 1995 रखिएगा। क्यों? क्योंकि 1973 से ही वस्तुतः असंवैधानिक संस्था के रूप में एक ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती रही। पहले ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है उसमें एक इकाई के रूप में कार्य करती रही, इसका अलग से अस्तित्व नहीं था। फिर 93 में चर्चा हुई कि इसका अलग एक अस्तित्व है, पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के लिए यह कार्य करने वाली एक नियामक संस्था के रूप में उभर कर आगे आवे। फिर इसके लिए अध्यादेश अधिनियम बनाया गया और विधेयक को बना करके पारित करके और विधिवत 17 अगस्त 1995 में इसको संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता मिल गई। इसीलिए इसकी तिथि जो है स्थापना की वो 17 अगस्त 1995 ही होगी। इसका उत्तरदायित्व तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रिया एवं धाराओं की स्थापना करना है और निरीक्षण करना है। अर्थात भारत सरकार का जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है और उसके द्वारा जो भी मानक निर्धारित किए, एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है शिक्षक शिक्षा के लिए, और जो प्रोसेस उसको पूरा करने के लिए
जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं और धाराएं जो अनुच्छेद बताए गए उनकी स्थापना अर्थात लागू कराना, निरीक्षण कराना, यह इसका मुख्य कार्य है। 1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। ये 73 से लेकर 93 तक भी लगभग इसकी यही स्थिति रही और इसका सचिवालय जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग में रहा करता था, स्थित था उस समय जब ये संवैधानिक संस्था स्वतः नहीं थी तब। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति के नाम से भी कहा जाता है, और 1986 के तहत आपको पता होगा 1968 में, 1979 में, 1986 में 3 ये जो शिक्षा नीतियां आई थी, जो 68 में आई थी, 68 में प्रथम थी, 79 में दूसरी आई, 79 में और 86 में तीसरी शिक्षा नीति आई। इसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति में जो अनुच्छेद, जो नियमावली बनाई गई थी, उसके अधीन कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरुस्त करने के लिए उपाय करने के रूप में संवैधानिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई। अर्थात ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई थी 1986 में, इसमें ऐसी संकल्पना की गई थी कि पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके मानक को निर्धारित करने के लिए और तमाम जो अध्यापक शिक्षा की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक उत्कृष्ट शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संवैधानिक इकाई या संवैधानिक संस्था की अपेक्षा है। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा की उस समय संकल्पना की गई कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में एक नए परिषद, नए आयोग की स्थापना कर दी जाए, जो कि इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हमेशा उत्तरदायी रहेगा। तो इसीलिए फिर 1986 के बाद 93 में इस पर परिचर्चा शुरू हुई और 95 में जाकर के इसका एक स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो गया और स्पष्ट होकर के एक संवैधानिक संस्था के रूप में NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना हो गई। साथियों, कल एक प्रेक्षक का हमारे पास वैयक्तिक रूप से फोन आया कि जो भी आप संस्थाओं के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं तो इनका लोगो और इनके जो वाक्य हैं, आदर्श वाक्य, उनको भी बताया जाए ताकि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिया जा सके। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसका लोगो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है गुरुर गुरुतमो धाम। गुरुर गुरुतमो धाम, ये इसका आदर्श वाक्य है। अगर प्रश्न पूछता है कि ये किस संस्था का आदर्श वाक्य है, गुरुर गुरुतमो धाम, तो आप बड़े आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका अर्थ भी आप जान सकते, गुरु मतलब यहाँ पर गुरु जो शिक्षक है उसका जो धाम है, स्थान है, वो गुरुतम है, अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत ऊंचाई वाला है। गुरु का जो धाम है, गुरु का जो स्थान है, वो इस दुनिया में सर्वाधिक उत्कृष्ट है, गुरुतम है, अत्यंत उत्कृष्ट उसका जो है धाम, स्थान है। यह इसका लोगो है और इसका ये आदर्श वाक्य है और इसका ये अर्थ रहा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनिमय क्या होता है कि मानकों का एक दूसरे के साथ हस्तांतरण करके लागू कराने की प्रक्रिया को विनिमयन की प्रक्रिया बोलते हैं, तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधी विषय है। इस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके साथ साथ इसकी 4 जो है वो क्षेत्रीय समितियां हैं। पहली क्षेत्रीय जो समिति है वो भोपाल में है और भोपाल वाले क्षेत्रीय समिति को पश्चिम क्षेत्रीय समिति बोलते हैं। वेस्टर्न रीजनल जो है काउंसिल है ये इसके मुख्यालय भोपाल में है। फिर दूसरा जो है वो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय समिति है, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल जो है वो है, उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। और इसी प्रकार उत्तर क्षेत्रीय समिति है, इसमें इसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसी प्रकार दक्षिण क्षेत्रीय समिति है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
बेंगलुरु में है। तो इस प्रकार से इन 4 क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से यह निकाय अपने कार्यों को संपूर्ण भारत में प्रचालित करता है, प्रशासित करता है और क्रियान्वित करता है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा में जो भी कार्य करने वाली एक क्षेत्रीय समितियां हैं, बीच बीच में इनकी शिकायतें आती रही। शिकायत आने के बाद इनके एकीकृत स्वरूप और व्यवस्था के ऊपर भारत सरकार अभी कार्य कर रही है और सामान्यतः लगभग सभी समितियों के मुख्यालय को अब धीरे धीरे करके दिल्ली में स्थानांतरित करने का जो उपक्रम किया जा रहा है, प्रयास शुरू है। अब तक पूर्णतः सभी समितियां स्थानांतरित नहीं हुई है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब तक स्थानांतरित नहीं है। हम 2020 के जुलाई में परिचर्चा कर रहे हैं और आगे अगर होता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसके बारे में अपडेट लेते रहेंगे तत्कालिक स्थिति के अनुसार। ठीक है, इसके अगर हम ढांचा की बात करें, संगठनात्मक ढांचा, तो इसका एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष, उसके बाद जो होता है उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन, उसके बाद इसके 2 अनुभाग होते हैं, 2 भागों में बंट जाता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो प्रशासनिक अनुभाग है और दूसरा है एकेडमिक विंग, अकादमिक अनुभाग है। प्रशासनिक अनुभाग के फिर 3 डिवीजन है, एक तो फाइनेंस वित्त का, फिर प्रतिस्थापना स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटमेंट का, और तीसरा जो है वो विधि जो है लीगल कार्य करने के लिए। उसी प्रकार से जो दूसरा भाग है अकादमिक अनुभाग, इसके 4 मुख्यतः क्षेत्र हैं। पहला है रिसर्च का, अनुसंधान का, फिर पॉलिसी प्लानिंग की है, नीति नियोजन का, और तीसरा जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का, करिकुलम के डेवलपमेंट का, और फिर इनोवेशन जो भी नए चीजें आ रहे हैं, नवाचारों का प्रयोग उनके लिए है। और इसके साथ साथ फिर पुस्तकालय, सेवाकालीन कार्य, इन सर्विस जो प्रोग्राम होते हैं, जो अध्यापक नियुक्त हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था देखना, फिर अन्य कोई दूसरा स्पेशल जो भी प्रोजेक्ट हो उसके विषय में कार्य करना। तो इस प्रकार से आज संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो शिक्षकों के जो है नियोजन संबंधी, उनके गुणवत्ता बरकरार रखने के संबंधित, उनके प्रशिक्षण के संबंधित और अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण के संबंधित तथा जो कार्यरत अध्यापक हैं उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखने से संबंधित कार्यों में लगा है, कार्य करता रहता है। साथ ही इन महाविद्यालयों के मानक निर्धारण में भी अभूतपूर्व भूमिका निभाता है और जो नियमानुसार नहीं चलते हैं उनका फिर उनके ऊपर इसको एक्शन लेने का, अपने प्रशासनिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को। चाहे वह संस्था केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की या स्ववित्त पोषित ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो, सबके ऊपर समान रूप से इसके नीति नियम लागू होते हैं। साथियों, अगर संक्षेप में हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों को देखें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन और उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व निभाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसी प्रकार शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी कैसी है, कैसी चल रही है, इसके मामले में केंद्र और राज्य सरकार विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनको परामर्श देने का भी कार्य करता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले शिक्षक शिक्षा 1 वर्ष की हुआ करती थी, जैसे बीएड आप कर रहे हैं, बाद में इसको 2 वर्ष का लाया गया और आगे चल के फिर चतुर्वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में तब्दील करने का, परिवर्तित करने की भी योजना है। तो इनसे संबंधित सभी अनुसंधान करना और परामर्श देना, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या बाकी संस्थाएं हैं, सबको परामर्श देने का कार्य भी करता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। फिर देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी कर, समन्वय अर्थात सब में समरूपता हो। ऐसा नहीं हो कि सभी राज्यों में शिक्षक शिक्षा का अलग अलग पाठ्यक्रम हो और अन्य राज्यों से प्रशिक्षित जो अध्यापक हो उनको दूसरे राज्यों में नियुक्ति मिलने में समस्या हो। अक्सर आप देख रहे होंगे कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं, उनमें ये समस्याएं होती हैं। लेकिन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो इनका पाठ्यक्रम चाहे देश के किसी भी कोने से आप करें, किसी भी राज्य से, किसी भी विश्वविद्यालय से करें, प्राय इसमें समानता रहेगी। और फिर स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक शिक्षा के शिक्षक के रूप में जो नियोजित होने वाले शिक्षक हैं उनकी न्यूनतम योग्यता और व्यक्ति के संबंध में, अर्थात कैसे व्यक्ति को निर्धारित किया जाए,
नियुक्त किया जाए, इसके बारे में भी दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य करता है। फिर शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी दृष्टि से किसी भी निर्धारित श्रेणी के लिए मानदंड रखना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और चयन विधि आदि शामिल होते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रशिक्षण की विधा का निर्धारण और उसके लिए दिशा निर्देश निर्धारण, उसके लिए मानदंड निर्धारण, जिसके न्यूनतम प्रवेश की अर्हता क्या हो, योग्यता क्या हो, आयु क्या हो, इन समस्त विधियों को लागू करता है। फिर शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में मानक निर्धारित करता है और इस तरह की परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं में प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करना, मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क प्रभार आदि के बारे में भी निर्देश देना। आपको पता होगा कि जो भी अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, तो अलग अलग ये जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो वहां के विश्वविद्यालयों के अनुरूप जो है ट्यूशन फीस इत्यादि निर्धारित कर रखी हैं कि किस राज्य में बीएड करने के लिए कितना फीस लगेगा, डीएलएड के लिए कितना लगेगा, एमएड के लिए कितना इत्यादि, तो संपूर्ण कार्य यही करता है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना, जो भी नए प्रयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी कार्य करना, उनको बढ़ाना और फिर उसके विषय में परिचर्चा करना इत्यादि भी इस अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य हैं। तो साथियों, इस उच्च शिक्षा व्यवस्था के दूसरे व्याख्यान में और कुल मिला के इस श्रृंखला के 28वें व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के जो है आयोग की संरचना, इसके क्रियाकलाप, स्थापना की तिथि और कार्य व्यवहार के संदर्भ में सामान्य रूप से परिचर्चा किया। इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बेहिचक आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। और आपको कोई संदेह होता है या आपका कोई परामर्श होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, उसके बारे में हम अग्रिम कालांश में फिर से परिचर्चा करेंगे। फिर अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।